हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गामा क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी फिजिक्स की सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोई दर्पण और समतल दर्पण, समतल दर्पण के क्या क्या कंडीशनें होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों को भी हम लोगों ने देख लिया था और उन सारी स्थितियों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर रूप से उन लोगों को सबको समझाया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं और क्या क्या स्थितियाँ हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँगा, उन 2 पॉइंटों को क्लियर करूँगा। पहले वो पॉइंट आप समझिएगा और फिर आप लोग उसको नोट करिएगा। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल एक एक चीज़ प्रॉपर फोकस के साथ समझते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो उस चीज़ को मुझे बताइए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय a convex mirror। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए यानी कि क्यों जो स्थितियां बनेंगी उनके लिए मैं आपको पहले 2 पॉइंट बताऊंगा। वो 2 पॉइंट पहले आप ध्यान सुनिए, तभी आप लोग उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में समझ पाएंगे। उन 2 पॉइंटों का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वो 2 पॉइंट क्या है? देखिए, अवतल दर्पण में हम लोगों ने कंडीशनें पढ़ी थी। 2 कंडीशनें मैंने आपको वहाँ बताई थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। वो 2 कंडीशनें ये थी कि अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने मान लीजिए मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर में आने के जब आ रही होंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी वो कहलाएगा मुख्य फोकस, और जो किरणें मुख्य फोकस से आएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपके सामने एक उत्तल दर्पण बनाऊं तो ये हो गया एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में खास बात क्या है? जैसे अवतल दर्पण में क्या था कि उभरे हुए भाग में पॉलिश थी और परावर्तन कहाँ से हो रहा था? दबे हुए तल से। लेकिन उत्तल में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है उससे परावर्तन होता है और पॉलिश कहाँ पर होती है? दबे तल में। तो मान लीजिए हमने इस प्रकार इस दबे तल में क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ये द्वारक हो गया, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो M1 M2 क्या हो गया? उत्तल दर्पण का द्वारक हो गया। इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा? ध्रुव, और ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं? P। तो ये हो गया ध्रुव और ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे? P। इसके बाद ये उत्तल दर्पण जिस गोले का केंद्र होगा, ये उत्तल दर्पण जिस गोले का एक भाग होगा, हमने इसको जिस गोले से काट कर बनाया है उसका मान लीजिए, उसका जो केंद्र होगा, उसका केंद्र मान लीजिए ये है, तो उसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यानी इसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? C। ठीक, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है, उस गोले का केंद्र वो कहलाता है वक्रता केंद्र। यानी ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचें
अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, मुख्य अक्ष मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका मुख्य अक्ष। तो पहली कंडीशन क्या होती है वो आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रकाश किरण लेके आता हूं और मैं प्रकाश किरण इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर लेके आता हूं। मैंने दो प्रकाश किरण मंगवाई और दोनों प्रकाश किरण कैसी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मैं दो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके आ रहा हूं, तो होगा क्या कि जब ये वाली प्रकाश किरण दर्पण का बाहर वाला ये वाला तल परावर्तक तल है, जब वो दर्पण के इस वाले पॉइंट पर पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा आपतन बिंदु। ऊपर वाली किरण की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये वाली किरण यहाँ पर पड़ेगी तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपतन बिंदु। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। हम लोग औसत दर्पण में अच्छे से पढ़ चुके हैं, सबसे पहले आपतन बिंदु पर क्या खींचते हो, अभिलंब। अगर आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हो उसके लिए क्या बताया था कि सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमको उससे परिधि के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो हम क्या करते हैं, उसके केंद्र को उस बिंदु से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अगर हमें इस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो केंद्र है उसको हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे तो वो अभिलंब हो जाएगा। यानी कि अगर हमें अभिलंब खींचना है तो हम सिंपली इस पॉइंट को इससे मिला देंगे ऐसे, तो ये क्या खिंच जाएगा अभिलंब। तो ये क्या हो गया अभिलंब हो गया। और अगर ये अभिलंब हो गया, अगर ये अभिलंब है तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपतित किरण है और जो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब को हम लोग डैश डैश करके मिला देते हैं। ये जो आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच बनने वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, एंगल आई होगा। और अगर प्रकाश किरण इस एंगल पर आई है, उसी एंगल पर क्या हो जाएगी परावर्तित। यानी अगर प्रकाश किरण आई एंगल पर आई है तो इतना ही एंगल बना करके वो क्या हो जाएगी परावर्तित। परावर्तित कैसे होगी, इस तरह से। ठीक, तो प्रकाश किरण इधर से आएगी उधर चली जाएगी, यानी ये हो गई प्रकाश किरण परावर्तित किरण। और ये क्या हो जाएगा एंगल आर, यानी जिस एंगल पर प्रकाश किरण क्या हुई है परावर्तित हुई है वो वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली प्रकाश किरण, जरा इस पर फोकस करिए। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने पर ये प्रकाश किरण दर्पण के इस पॉइंट पर पड़ी और दर्पण के इस पॉइंट पर जैसे ही पड़ी तो होगा क्या कि हम यहाँ से क्या खींचेंगे अभिलंब। सबसे पहले क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने पर क्या होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, अभिलंब खींचने के लिए मैं क्या बताया है कि आप सीधे वक्र केंद्र को उससे मिला दो तो अभिलंब हो जाएगा। अगर हमें अभिलंब खींचना होगा तो अभिलंब इस तरह से अभिलंब खींच देंगे। अभिलंब को आप डैश डैश कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गया अभिलंब हो गया। अब देखिए ये वाली किरण यहाँ से आ रही थी और ये क्या है अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये वाला कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा आई। और जितने एंगल पर ये आई है ये किरण उतने एंगल पर क्या हो जाएगी वापस परावर्तित हो जाएगी। यानी ये एंगल इतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगी रेखा इतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी परावर्तित भी हो जाएगी। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल आर, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर। तो एंगल आर के साथ क्या हो गई वो परावर्तित हो गई। ठीक, तो देखिए ये वाली किरण ऐसे आई और इस तरफ चली गई और ये किरण ऐसे आई और परावर्तित होकर ऐसे चली गई। तो ये दोनों किरण इस तरह चली गई। अब मैं क्या देखूंगा, अब आप लोग यहाँ पर एक देख रहे होंगे एक बात कि ये वाली किरण परावर्तित होकर इस तरफ जा रही है और ये वाली किरण परावर्तित होकर ऐसे जा रही है। क्या दोनों किरणें आगे जाकर कहीं मिलेंगी? ये किरण जा रही है इस तरफ, ये किरण जा रही है इस तरफ, क्या इनके आगे मिलने की संभावनाएं हैं? नहीं, इन दोनों किरणों के आगे मिलने की संभावनाएं बिल्कुल क्या हो खत्म। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी इनका मार्ग आगे बढ़ेगा, इनकी दूरियां लगातार क्या होंगी बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इनके आगे मिलने की संभावना क्या हो गई खत्म। और जब इनके स्वयं आगे मिलने की संभावनाएं खत्म हो गई, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनने की संभावना भी क्या हो गई बिल्कुल खत्म हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें किरणों को जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। और जब उनको जबरदस्ती मिलाएंगे तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। ध्यान समझिए, अगर मैं इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाऊं
इस प्रकार से। अगर मैं कर लो, मान लीजिए परावर्तित किरण है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं और मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी या काटेंगे एक दूसरे को, वहां पर हमको क्या मिल जाएगा, फोकस। यानी क्या होता है ये, फोकस। तो हमने क्या देखा कि ये किरण, जब हमने किरणों को पीछे बढ़ाया तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इन्होंने काटा वो हमको क्या मिल गया, मुख्य फोकस मिल गया। अब हमने क्या देखा कि ये मुख्य फोकस हमको स्वयं नहीं मिला, ये मुख्य फोकस हमको ढूंढना पड़ा, हमें किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ा, तो हमको क्या मिला, मुख्य फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्य फोकस, यानी ये जो फोकस है ये कैसा फोकस है, ये एक आभासी फोकस है। कैसा फोकस है, आभासी फोकस। क्यों, क्योंकि हमें फोकस ढूंढना पड़ा, हमें किरणों को मिलाना पड़ा, स्वयं नहीं मिल रही है, इसलिए फोकस कौन सा हो जाएगा, ये आभासी फोकस हो जाएगा। ठीक, जबकि अवतल में कैसा मिलता था, वास्तविक फोकस। क्यों, क्योंकि वहां पर किरणें स्वयं मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और परावर्तन के पश्चात वो स्वयं कहाँ पर जाके मिलती थी, फोकस पर जाकर के मिलती थी। और यहाँ पर फोकस पर मिल नहीं रही है, हम लोग को मिलाना पड़ रहा है, इसलिए कौन सा फोकस हो जाएगा, ये आभासी फोकस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के, ध्यान सुनिएगा, वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण देखिए तो आपको मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होगी। ये किरण आप देखेंगे जो परावर्तित वाली है, ये मुख्य अक्ष से, ये मुख्य जिस बिंदु से, ये मुख्य फोकस से क्या होंगी, आती हुई प्रतीत। ये आपको लग रहा होगा ये किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, जबकि आ कहाँ से रही है, इस तरफ से ऐसे आ रही है। ठीक, तो ये हमको मुख्य फोकस से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ठीक, सभी लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण के सामने, किसी उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। सभी लोग क्या करेंगे, जो मैंने परिभाषा बोली उसको भी लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई मुख्य फोकस की परिभाषा। और आपने ये बात यहाँ समझी कि जो किरणें समांतर आ रही होंगी वो कहाँ पर जाके मिलेंगी, फोकस पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, और मिलेंगे नहीं, उनको हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्या करेंगे, ये आप परिभाषा लिख लेंगे और ये डायग्राम नीचे बना लेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको चित्र को बना लीजिएगा, और जो मैंने बोला उसको ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को आराम से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। बहुत ध्यान से फोकस से समझिएगा। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा कि अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही होगी वही कहलाएगा मुख्य फोकस। ठीक है, अब दोस्तों समझिए, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम लोग ने अवतल दर्पण में एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वह उसी जिस पथ से आई है उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब कोई प्रकाश किरण आती है, तो अगर हम वक्रता केंद्र से अभिलंब खींचें
तो वह अभिलंब उस प्रकाश किरण के ऊपर ही आ जाता है, यानी वो प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर ही आ जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर ही आ जाती है तो उसका मतलब कि वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण I और R दोनों क्या हो जाते हैं, 0, और उस कंडीशन में प्रकाश किरण अपने मार्ग में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो ही बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग क्या करें कि पहले सारे जाके 6 लेक्चर जाके देख लीजिए, फिर आप 7वें लेक्चर पे आइए, आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग में क्या होती है, पॉलिश होती है। तो सबसे पहले मैं पॉलिश कर देता हूँ। तो उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से। अब ये मैंने मान लिया कि ये है द्वारक है M1 M2, ये द्वारक हो गया M1 M2। इसका जो ये ध्रुव होगा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव P, और जो वक्रता केंद्र हमको मिलेगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C। तो ये हो गया ध्रुव P और ये हो गया वक्रता केंद्र C। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा खींच दो। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए रेखा खींच दो, क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष बन जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा, अब हम लोग ध्यान समझें। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोस्तों कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को, उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आ रही है, मतलब अगर कोई प्रकाश किरण देख करके आपको ऐसा लगे कि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकाश किरण आ रही थी, ये एक प्रकाश किरण आ रही है। अब हमको क्या लग रहा है इस प्रकाश किरण को देख के, हमको ये लग रहा है देख के कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आ रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी। अगर मैं इसको आभासी रूप से मिलाऊं, ठीक, अगर मैं इसको आभासी रूप से मिलाऊं, यानी इस प्रकार से मैंने इसको डैश डैश करके मिलाया, तो मुझे ये लगा कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर टारगेट करती हुई जा रही है। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रहा है हमको ऐसा, क्या ये क्या प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो अगर कोई प्रकाश किरण, लाइन थोड़ी सीधी कर लीजिएगा आप लोग, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रकाश किरण जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। वो प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जैसा कि अवतल दर्पण में भी होता था। लेकिन अवतल दर्पण में किरण वास्तव में आती थी और यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण आभासी रूप से आ रही है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ठीक, तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो उस अवस्था में वह प्रकाश किरण जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश किरण जब यहाँ पर आई, जब इसने इस तल पर टकराया तो ये हो गया इसका आपतन बिंदु। हमारा काम क्या होता है, अभिलंब खींचना। जैसे ही हम वक्रता केंद्र को इस पॉइंट से मिलाएंगे और मिलाता हुआ एक अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, अभिलंब इस किरण के ऊपर ही आ जाएगा। मतलब जिस पथ पर किरण ये जा रही थी, जाती हुई प्रतीत हो रही थी, उसी के ऊपर क्या आ जाएगा, अभिलंब। और जब प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर ही आ जाती है तो उस कंडीशन में एंगल I और एंगल R क्या हो जाते हैं, 0, और प्रकाश किरण वापस क्या होती है, लौट जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही है, और अगर हम लोग यहाँ से अभिलंब खींचे तो अभिलंब के ऊपर ही क्या आ जाए, किरण आ जाएगी। और जब भी अभिलंब के ऊपर ही किरण आ जाती है तो उस घटना में क्या होता है कि प्रकाश किरण जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या समझा कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो उस अवस्था में वह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट समझ लिए। पहला पॉइंट कि अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वहाँ होगा फोकस।
और वो दूसरी बात कि जो प्रकाश किरण वक्ता केंद्र को की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही होगी, वो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक, तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिख लेंगे और इस चित्र को बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके बना लीजिए चित्र। ठीक, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि अब जब ये 2 पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गए, अब हम लोग समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या स्थितियाँ होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या क्या स्थितियाँ थी, अब हम लोग समझेंगे। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियाँ मैंने पढ़ाई थी आप लोग को? 6 स्थितियाँ। देखिए उत्तल दर्पण में उतनी स्थितियाँ नहीं बनेंगी, केवल 2 स्थितियाँ बनेंगी। कौन कौन सी समझिएगा, और 6 क्यों नहीं बनेंगी ये भी समझिएगा, ध्यान सुनिए। इसकी पहली स्थिति क्या होगी? इसकी जो पहली स्थिति होगी वो ये होगी कि जब बिंब यानी कि वस्तु कहां पर रखी होगी? अनंत पर। जब बिंब या वस्तु कहां रखी होगी? अनंत पर रखी होगी। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है कि उत्तल दर्पण के अंदर वाले तल में क्या होती है? पॉलिश होती है, और परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए तल से। ठीक, तो हमने ये बना लिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का द्वारक बना लीजिए, ये हो गया M1 और ये क्या हो गया M2। ये उत्तल दर्पण का क्या हो गया? द्वारक। अब हम लोग इसका ध्रुव बना लेते हैं। ध्रुव क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो मध्य बिंदु मिलता है, द्वारक का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। यानी ये क्या हो गया? ध्रुव इसका P हो गया। ठीक, अब ये उत्तल दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया है, उसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? C। तो वक्रता केंद्र को हम लोग किससे लिखेंगे? C से। तो ये हो गया हमारा C। हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा? मुख्य अक्ष मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल फोकस। दोस्तों हम लोग पहली स्थिति समझ रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी? अनंत पर रखी होगी। जो हमारा बिंब कहाँ रखा होगा? उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा होगा? अनंत पे। दोस्तों ध्यान समझिए, मैंने आप लोग को अवतल दर्पण में एक कंडीशन बताई थी, और वो बात यहाँ पर भी लागू होगी कि अगर कोई 2 प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं तो वो कहाँ पर जाके मिलेंगी? अनंत पे। क्यों? क्योंकि जब 2 प्रकाश किरणें ऐसे इस तरह समांतर आ रही होती हैं तो वो कहाँ पर जाके मिलती हैं? वो वहाँ पर जाके मिलेंगी जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं। अब हम कहाँ नहीं पहुँच सकते? अनंत पे। तो 2 समांतर किरणें, मैंने आपको वहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का कहा था कि 2 प्रकाश किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो वो अनंत पर जाके मिलेंगी, और अगर कोई प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो वो हमेशा एक दूसरे कैसी होंगी? समांतर ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अगर कोई प्रकाश किरण समांतर जा रही है, अगर कोई 2 प्रकाश किरणें समांतर जा रही हैं तो वो अनंत पे मिलेंगी, और अगर प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो वो हमेशा एक दूसरे कैसी होंगी? समांतर ही होंगी। ठीक दोस्तों, तो हम लोग मान लीजिए 2 प्रकाश किरणें मंगवाते हैं, कहाँ से? अनंत से। अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें उस कम से कम 2 किरणों को मंगवाना पड़ेगा, 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग अनंत से 2 किरणें मंगा रहे हैं, अनंत से मंगा रहे हैं, इसलिए हम लोग किरणों को थोड़ा डैश डैश कर देंगे, डैश डैश करके शो कर देंगे, मतलब कि किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। तो एक किरण हमने ये मंगाई अनंत से, और एक किरण हमने नीचे से मंगाई अनंत से। ठीक, तो ये 2 प्रकाश किरणें जो कि अनंत से आ रही थी, कोई वस्तु हमारी अनंत पे रखी है तो ये प्रकाश किरणें अनंत से क्या हो रही थी? आ रही थी। ठीक, अब पहली किरण इस प्रकार यहाँ पर आपतित हुई। अगर पहली किरण यहाँ पर आपतित हो रही है
तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अभिलंब। अभिलंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सी से मिला देंगे। अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर सी से मिलाएंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा, अभिलंब। अभिलंब को हम लोग डैश करके दिखाते हैं। डैश करके क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र दोस्तों दर्पण के पीछे है। बात समझ में आ रही है, वक्रता केंद्र और फोकस दोनों चीज़ें दर्पण के क्या है, पीछे हैं। इसलिए हमको यहाँ पर कैसा फोकस मिल रहा था, आभासी फोकस। और अवतल में क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र और फोकस ये दोनों क्या होते हैं, दर्पण के सामने होते हैं। इसलिए वहाँ पर कैसे होते थे, ये वास्तविक। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें दर्पण के पीछे हैं, जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ है, इसलिए मतलब ये कैसे होंगे, आभासी होंगे। ठीक, तो हम लोगों ने अभिलंब खींच दिया। अब अभिलंब खींचने के बाद क्या होगा, अब अभिलंब खींचने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो एंगल हमको मिला, ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा, आई। ये वाला एंगल कितना हो गया, आई एंगल हो गया। और अगर ये एंगल आई हो गया तो फिर अब क्या होगा, ये किरण जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। यानी ये किरण इस तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, ये किरण इस तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जब किरण इस तरह से परावर्तित होगी तो ये चली जाएगी ऊपर की तरफ, इस तरह से चली जाएगी। तो ये किरण जब इस तरह से जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। अब देखिए ये वाली प्रकाश किरण, ये इसका आपतन बिंदु, हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। जैसे हमने अभिलंब खींचा, अभिलंब को हम थोड़ा डैश डैश आभासी रूप से दिखाएंगे। और जैसे हमने अभिलंब खींच दिया तो क्या होगा, ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, आई, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब तो आपतन कोण बन गया। अब जिस एंगल पर ये आई उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। यानी ये वाली किरण इस तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये वाली किरण इस तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जितने एंगल पर ये आई थी उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। अब फिर से वही बात आ गई, ये दोनों किरणें इस तरह से आ रही हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, इसलिए हमको इनको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। जिनको ज़बरदस्ती मिलाओगे, ज़बरदस्ती मिलाने पर ये किरणें कहाँ पर आके मिलेंगी, ये किरणें अगर इनको मिलाएं तो ये किरणें कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर के क्या होंगी, मिलेंगी। इसको पीछे बढ़ाएं तो ये हमको यहाँ पर आके क्या होगी, मिलेगी। और ये किरणें जिस बिंदु पर भी आकर के मिलेंगी, ये किरणें जिस बिंदु पर भी आके मिलेंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। ठीक, तो देखिए जब प्रकाश किरण अनंत पर रखी होती है उत्तल दर्पण के सामने, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक, और कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए। यानी प्रतिबिंब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। तो अगर हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, फोकस पर। ठीक, दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे रखी है, इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ी होगी। सूर्य का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सूर्य हमसे अनंत पे है इसलिए बहुत बड़ा है। लेकिन उसका जब प्रतिबिंब बनाते हैं कांच में या मिरर में तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत छोटा सा। इसलिए वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे, वस्तु तो बहुत बड़ी होगी लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, बिल्कुल पॉइंट के आकार का। देखिए प्रतिबिंब कैसा बनना है, बिल्कुल बिंदु के आकार का। यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु आकार। यानी प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा। ठीक, अब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। स्वयं नहीं बना है, हमने किरणों को पीछे बढ़ाया, जबरदस्ती मिलाया, तब प्रतिबिंब बना है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी।
अब उल्टा या सीधा ये कैसे पता लगाओगे, क्योंकि प्रतिबिंब तो बिंदु के आकार का है, बिंदु में क्या उल्टा क्या सीधा, इसलिए हम कैसे पता लगाएंगे प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा। तो उसका कॉन्सेप्ट समझो। तो हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो पहली किरण आ रही है, जो ऊपर वाली किरण है वो अभी भी ऊपर है, यानी कि पहली वाली ऊपर है और दूसरी वाली कहाँ है, नीचे। मतलब जो किरण ऊपर है वो अभी भी परावर्तन के पश्चात भी ऊपर है, और जो किरण नीचे आ रही थी वो परावर्तन के पश्चात भी कहाँ है, नीचे ही है। अगर ऊपर वाली किरण नीचे आ जाए परावर्तन के पश्चात और नीचे वाली ऊपर पहुंच जाए तो मतलब प्रतिबिंब उल्टा हो गया। और अगर ऊपर वाली किरण ऊपर ही है परावर्तन के पश्चात और नीचे वाली किरण नीचे ही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। ठीक, तो अगर ऊपर वाली किरण ऊपर ही रहे और नीचे वाली किरण नीचे ही रहे तो मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया, हमारा सीधा हो गया। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा। सभी लोग लिख लेंगे, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग को कंडीशन समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो मैंने बात बोली उसको लिख लीजिएगा और चित्र बना लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब केवल एक कंडीशन और बची है, उसको हम लोग समझेंगे ध्यान से और फिर हम लोग वीडियो को अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगली हेडिंग डालिए। अब अभी हमारा बिंब या वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे। अब हेडिंग डालिए कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। जब बिंब या वस्तु, बिंब कोई वस्तु बोलते हैं, जब बिंब या वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण में एक खास बात, थोड़ा सही नहीं बना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में एक खास बात क्या होती है कि उत्तल दर्पण में अंदर वाले तल में क्या होती है, पॉलिश। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग में क्या होती है, पॉलिश। और परावर्तन कहाँ से होता है, बाहर वाले तल से। इसके जो परावर्तक तल है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ध्रुव। ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे P। और ये दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया है उसका वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C। तो ध्रुव हो गया P, ध्रुव हो गया P और वक्रता केंद्र क्या हो गया, C। जब हमको ध्रुव और वक्रता केंद्र मिल गए तो हम क्या बना लेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा होती है वो कहलाती है दर्पण का ध्रुव। ठीक, तो ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। अगर ये दर्पण का ध्रुव हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अब की बार हमारी वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है अनंत और ध्रुव के बीच में। हमारा फोकस कहाँ होता है, हमारा फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। यानी यहाँ कहीं पर हमको क्या मिलता है, हमारा फोकस मिलता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। अब दोस्तों बात समझिएगा, अब की बार जो वस्तु रखी होगी वो रखी होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर दोस्तों हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई, भाई वक्रता केंद्र के इस तरफ क्या है, अनंत है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। फोकस और वक्रता केंद्र ये दोनों कहाँ चले गए, उस तरफ। यानी ध्रुव के आगे क्या है,
अनंत है, ध्रुव के आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कहाँ चले गए, उस तरफ चले गए हैं। इसीलिए दोस्तों क्या है कि इसमें अवतल दर्पण की तरह 6 कंडीशनें नहीं है, इसमें केवल 2 ही कंडीशनें बनेंगी। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो या फिर जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, क्योंकि बाकी फोकस और वक्रता केंद्र ये सब उस तरफ चले गए हैं। ठीक, ये सब कैसे हो गए, आभासी हो गए, ये सब दर्पण के उस तरफ चले गए हैं। इसलिए केवल 2 कंडीशनें हैं, जब अनंत पर हो या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु रखी है, ये एक वस्तु रखी है जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। भाई इसके इस तरफ क्या है, अनंत है, और ये क्या है, ध्रुव है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है। सॉरी मैं वक्रता के साथ बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी ध्रुव, यानी कि वक्रता अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है। ठीक, तो ये अनंत हो गया इधर, मतलब इसके आगे पूरा अनंत है, और ये ध्रुव हो गया, तो ये अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है। अगर ये हमारी वस्तु रखी है तो इस वस्तु को हम मान ले रहे हैं ए बी, ये वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर ये वस्तु हमारी ए बी हो गई तो पहली किरण कहाँ से निकालेंगे, फोकस से। कैसे, ये इससे मान लीजिए एक किरण चली इस प्रकार से, मुख्य अक्ष के समांतर चली। जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो क्या होगा, हम सबसे पहले जब ये इस पॉइंट पर आपतित होगी तो हम यहाँ पर क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र से मिला देंगे। वक्रता केंद्र से जैसे ही मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब। और जब ये हमारा अभिलंब हो गया तो हमको ये वाला जो एंगल मिलेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये वाला एंगल मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, आई। और इतने ही एंगल पर प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित। इतने ही एंगल पर प्रकाश किरण क्या हो गई, परावर्तित, यानी ये प्रकाश किरण क्या हो गई, परावर्तित। और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर काटेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, फोकस। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। और दूसरी बात, अब हम एक प्रकाश किरण भेजेंगे जो कि वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आ रही होगी। किसको, वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई आ रही होगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैंने एक प्रकाश किरण भेजी जो कि वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही थी, यानी इस तरह से, ठीक, ये देखिए ये प्रकाश किरण मैंने भेजी जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही है, यानी कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही है। और अगर ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जा रही है तो जब मैं इसको, तो ये अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। अभी उन्होंने समझा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जाती है, वक्रता केंद्र की जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस अवस्था में क्या होगी, अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये अपने मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट आएगी। अगर हम इसको पीछे की तरफ वक्रता केंद्र से मिला दें आभासी रूप से, आभासी रूप से अगर इसको मिला दें तो ये जहाँ पर ये दोनों किरणें दूसरे को काट रही हैं, फोकस वाली और वक्रता केंद्र वाली, वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और कैसा बनेगा, आभासी। क्यों, क्योंकि हमें किरणों को जबरदस्ती मिलाना पड़ गया। ठीक, तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक, अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिख लेते हैं। प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की क्या लिखते हो, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि P और F के बीच में। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में। आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार है, वस्तु देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा बनना है, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, यानी बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, क्योंकि हमें किरणों को मिलाना पड़ा है, किरणें स्वयं नहीं मिली हैं। आभासी और सीधा, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी और सीधा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? सेकंड, मतलब सेकंड जो इसकी स्थिति है, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है, ये वस्तु हमारी हो गई ए बी, और यहाँ इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? ए डैश और बी डैश, ए डैश के सामने ए डैश, बी डैश के सामने बी डैश। प्रतिबिंब कैसा हो गया? सीधा, ठीक। तो अगर कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने वक्र अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है, भाई ध्रुव के इधर क्या है? सीधा सीधा अनंत है। क्यों? क्योंकि फोकस और वक्ता केंद्र कहाँ चले गए? उस तरफ चले गए। इसलिए जब कोई प्रकार वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? स्थिति क्या होगी उसकी? पी और एफ के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, आकार बिंब से छोटा और प्रकृति आभासी और सीधा। तो सभी लोग अपनी बात कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे और इस बात को नोट कर लेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में केवल यही दो कंडीशनें होती हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वक्रता केंद्र और फोकस है वो दर्पण के उस तरफ चले गए हैं, ठीक। इस तरफ नहीं है, इस तरफ होते तो फिर कंडीशनें बन जाती, लेकिन तो उस तरफ है, आभासी हो गए हैं वो लोग, इसलिए उस कंडीशन में क्या हुई? केवल दो स्थितियाँ यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों हम लोग ने आज के लेक्चर में समझा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को देखिए, जैसे जैसे हम लोग की लाइट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? अब हम लोग की लाइट एक अच्छे लेवल पर पहुँचेगी, ठीक। ये सब आपने तो 10th में भी पढ़ा होगा, कुछ बहुत छोड़ दें, बाकी अधिकतर आपने 10th में भी पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों 10th ये सब क्या है? बेसिक है, ये ऑप्टिक्स का बेसिक है। अगर आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया, अगर जिस बच्चे को ये 6 लेक्चर आज को मिला के 7वां लेक्चर, जिस बच्चे को ये 7 लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसकी ऑप्टिक्स का बेस अच्छा हो जाएगा। और अगर ऑप्टिक्स का बेस अच्छा हो गया तो आप लोग आगे आने वाली अच्छी से अच्छी जो घटनाएं होंगी, जो आपको लोग कठिन लगने वाली है, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं और आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे? 7 लेक्चर एक बार जितना मैंने पढ़ाया है एक बार रिवाइज करके आएंगे। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश होकर के पढ़ाई करिए। जितना मैं पढ़ाता जाऊँ उसको रिवाइज करते रहिए और फिजिक्स की चिंता अब आप छोड़ दीजिए, ठीक। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू।